आज आप देखिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर कितने अनकहे ऐसे जो है नायक हैं इतिहास में, जिन्होंने आज़ादी की लड़ी, जो संथाल परगना जो है बंगाल के ऐसे छिपे हुए जो है मतलब जिनको इतिहास में नहीं लाया गया, आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें प्रकाश में ला रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है हम गहन चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करने के लिए मेरे पास दो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। दोनों जो हैं यूपीएससी के अटैम्प्ट्स दे चुके हैं और बहुत अच्छे छात्र हैं। चलिए, डीयू से अगर आप देखेंगे तो इनका पीजी कंप्लीट है। आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पे। तो अभय जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको सच में लगता है कि भारत जो है वो टूट चुका है और राहुल गांधी उसको जोड़ने के लिए निकले हुए हैं? राहुल गांधी को बहुत गलत फहमी है कि भारत टूट चुका है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि भारत सिर्फ एक ही बार टूटा था, वो भी तब जब पाकिस्तान बना था। नहीं, मैं भौगोलिक रूप से टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक रूप से टूटने की बात, या फिर जो आपसी सामंजस्य था, जो समरसता थी, वो समरसता कहीं ना कहीं बिखर चुकी है। ऐसा क्या आपको लगता है? पहली बात कि आपका शब्द गलत है। समरसता थी, वो आज भी मौजूद है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि समरसता नहीं है? क्या अगर समरसता नहीं है, अगर समरसता उपस्थित है, तो फिर सिर्फ एक कलर को लेकर किसी मूवी का विरोध, या फिर किसी का गला काटा जाना, या फिर जय श्री राम के उत्तेजक नारे, अल्लाह अकबर के उत्तेजक नारे, ये सब तमाम चीज़, भगवा विवाद, या फिर आप कह सकते हैं कि हिजाब विवाद, ये तमाम प्रकार की समस्याएं जो पैदा हो रही, तो आपको क्या नहीं लगता कि समरसता में कहीं ना कहीं कमी आई है? जी नहीं। अब ये ऐसा हो रहा है कि लोग जो है वो फालतू की जिद पकड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा हिजाब विवाद या फिर भगवा विवाद, जी, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहले नहीं होता था। पहले अगर ऐसी कोई भी बात आती थी तो क्या ऐसी चीज़ें नहीं आती थी? क्या जो समाज हिंसक नहीं होता था, अब तो हिंसक स्वरूप उत्पन्न होने लगा। अगर आप देखेंगे तो मूवी के बॉयकॉट करने के चक्कर में तो पोस्टर उतारे जा रहे। राहुल गांधी के लिए ही आप देख लीजिए, पता नहीं कितने नेता हैं जिनको थप्पड़ मारा गया, स्याही फेंका गया। ये सब चीज़ें सही लगती हैं क्या? क्या ये पहले नहीं होता था? आप 94 का दंगा देख लीजिए, उसके पहले के दंगे देख लीजिए, 2000 के पहले के दंगे देख लीजिए। क्या 2014 के पहले कभी दंगा ही नहीं हुआ? या फिर जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश शासन था तब कभी दंगा ही नहीं हुआ? बुरहानपुर जो हुआ था, आप उसको देख लीजिए। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि धार्मिक रूप से इतनी जो है कि कट्टरता नहीं उत्पन्न हुई थी। क्यों नहीं हुए थी? ओवैसी साहब ने पहले उसी समय कहा था, 2014 के पहले ही कहा था कि आप पुलिस हटा लीजिए, हम देख लेंगे। क्या उसके पहले उनका ये स्टेटमेंट 2014 के बाद का है? तो अजय जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या सच में जो है भारत जो है सामाजिक रूप से बिखर चुका है, जिसको जो है जोड़ने की क़यादत जो है राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं? जी शैलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को जो है वो केवल राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। भारत जो है वो पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर जो है दक्षिण में केरल तक भारत एक है। बिल्कुल। और ये एकता जो है ये हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता है। आज भी अगर आप देखें तो न जाने कितने जो है जो धर्म के अनुयायी है, ईसाई, मुस्लिम धर्म के अनुयायी, हिंदू, बौद्ध, पारसी, सब एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं एक साथ, कई जो है नौकरियों में बने हुए हैं। तो क्या जो है ये सब टूटे हुए हैं? क्या नहीं, टूटे नहीं है, टूटे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद तो पैदा हुआ है। देखिए, वैचारिक मतभेद पैदा हुआ है, ये पहले भी था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से विचारधारा तय करने की जो है आज़ादी है, इसलिए वैचारिक मतभेद है। मैं संघ को समर्थन कर सकता हूँ, आप जो है कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। मैं कम्युनिस्ट समर्थन नहीं करता, मैं तो अगर आप देखेंगे न्यूट्रल हूँ। और मैं राहुल गांधी के इस जो है सार्थक यात्रा, मैं तो कहूँगा कि एक सार्थक यात्रा है जिसका मैं समर्थन करता हूँ, और इससे जो है भारत को या फिर भारतीय समाज को निश्चित रूप से बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है, ऐसा मैं सोचता हूँ। भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा इससे, यह भी मैं सोचता हूँ। देखिए, अभी निकट में तो ऐसा कोई परिणाम दिखा नहीं, क्योंकि इनकी यात्रा तो कई दिनों से चल रही है। ऐसे में अगर कोई निकट परिणाम आपको देखने को मिला हो तो हो सकता है कि आप मीडिया के नजरिए से देख रहे हो। नहीं, निकट परिणाम वाली बात नहीं, लोगों में हुजूम है, हुजूम, और उस हुजूम में चर्चा भी है इनकी। उनमें मैं अधिकतम जो संख्या है वो कांग्रेस के लोगों की है, और कुछ हद तक जो है पैसे देकर भी लोग बुलाए गए हैं उसमें। नहीं, आप ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते कि पैसे देकर जो है बुलाए गए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो भीड़ है, जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो कह सकते हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा जटिल, जो घरेलू समस्याओं से त्रस्त हैं, कह सकते हैं ना कि ये महंगाई जो जिनको मार रही है दिन ब दिन, बेरोजगारी जिनको मार रही है, वो सड़कों पर हैं, राहुल गांधी के साथ सड़कों पर हैं। अच्छा, आप ये बताइए, महंगाई की मार की बात कर रहे हैं आप, बेरोजगारी की मार की बात कर रहे हैं, बताइए उसमें
कितने प्रतिशत छात्र हैं जो कि अलग अलग जगहों से आके तैयारी करते हैं, या फिर जो है उसमें कितने जो है नौकरी पेशा वाले लोग हैं। अगर आप उसका सूक्ष्म विश्लेषण करें उस पूरी यात्रा का, तो उसमें से आप देखेंगे कि उसमें 70 से 80% वे लोग हैं जो किसी न किसी तरह कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। और महंगाई भारत की आम जनता को भी परेशान कर रही है। उस महंगाई का लगातार जो है निराकरण सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। और रही बात जो आप बेरोजगारी की कह रहे हैं, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनके माध्यम से जो है बेहतरी की जा रही है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो है अभी धीरे धीरे सरकार बेहतर कदम उठा रही है, लेकिन उसकी गति धीमी है। देखिए, रोजगार के मामले में अगर बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि मनमोहन सरकार इनसे बेहतर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंकड़े भी यही कहते हैं। महंगाई को लेकर बात करेंगे तो महंगाई को लेकर मनमोहन सरकार भी घिरी हुई थी, उसके पहले अटल जी की सरकार भी घिरी हुई थी, उसके पहले अगर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकारें थी वो भी घिरी हुई थी, आज की मोदी सरकार भी महंगाई पर घिरी हुई है। लेकिन एक सामाजिक समरसता की बात होती है, जब हिंदू गंगा जमुना संस्कृति की बात होती है और बात की जाती है हिंदू मुसलमान एकता की बात की जाती है, एक दूसरे के धर्मों के सम्मान की बात की जाती है, तो आज कहीं न कहीं कट्टरता ज़्यादा बढ़ी है, एक दूसरे के लिए कटु शब्द जो है उसके प्रयोग ज़्यादा होने लगे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो क्या ये जो कटु शब्द आपके अनुसार जो ये कटु शब्द उपयोग में लाए जा रहे हैं, क्या इस यात्रा के बाद समाप्त हो जाएंगे? नहीं, इस यात्रा के बाद समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन कमी अवश्य आ सकती है। क्या राहुल गांधी जी हमारी जो संस्कृति है, गंगा यमुना तहजीब की जो हमारी संस्कृति है, जिसमें हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तो क्या ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के माध्यम से वो और जो है मजबूत हो जाएगी? आपका कहना ये है? नहीं, आप पहली चीज़ तो भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा से जोड़ना मैं उचित नहीं समझता। पहला चीज़, अगर आप देखें तो सामाजिक रूप से भी लोग उसमें जुड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, ये खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि खत्म तो होने के लिए पूरे भारत को जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। अभी भारत साक्षर है, शिक्षित होने में बहुत वक्त है। दूसरा चीज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखिए कि इसका असर क्या होगा, इसका असर ये जरूर होगा कि इस व्यवस्था में ये जो विवाद पैदा हो रहा है, जो दरारें पैदा हो रही हैं, इसमें कमी तो जरूर आएगी और लोगों के अंदर एक आशा जो है राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है। ऐसा मैं लोगों से भी बात कर चुका हूं, पब्लिक से बात कर चुका हूं और उनकी राय भी जो है मैं जनता के सामने रख भी चुका हूं, आप लोगों के सामने भी रखा हूं मैं। देखिए शैलेश जी, कुल मिलाकर बात यह है कि जब व्यक्ति निराश होता है तो वह कुछ नवाचारी अपने अनुसार जो है नवाचारी कदम उठाने की ओर अग्रसर होता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस निराश है और राहुल गांधी निराश है? बिल्कुल बिल्कुल निराश है। आप पिछले कई चुनावों को देख लीजिए तो उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। कई राज्यों में इनके 0-0 सीट रह चुके हैं। अभी हिमाचल में तो वो जीते हैं, फिर कैसे करें? एक राज्य में आप उसके पहले वहां से तो बीजेपी गायब हुई है। सुनिए, पहले आप पिछले लोकसभा चुनावों को देख लीजिए, आप कहीं नहीं जाइए, आप यहाँ के एमसीडी चुनाव को देख लीजिए, जिसमें शायद मुझे तथ्य तो पता नहीं है, क्योंकि मतलब पूरी तरह तथ्य पता नहीं है, आंकड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन शायद इन 0 सीटों पर जो है कांग्रेस सिमट कर रह गई है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि जो है जब लोकसभा चुनाव में, जो कि राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है रास्ता तय करता है, वहाँ पर आप पूरी तरह जो है बिखर गए। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उसके बाद आप बिहार की बात कर लीजिए, उसके बाद आप गुजरात की बात कर लीजिए, उसके बाद आप जो है यदि देश के कुछ राज्यों में बात करेंगे तो आप केरला की बात कर लीजिए, केरला में वो आगे हैं, भाजपा से तो आगे हैं, तीन भाजपा से आगे हैं। 3 राज्यों में हिमाचल की बात कर लीजिए, भाजपा से आगे हैं। 3 राज्यों में सरकार, पंजाब में बात कर लीजिए, भाजपा से आगे हैं। 3 राज्यों में सरकार बनाने से देश नहीं चलाया जाता है। वह दिन भी दूर नहीं है जब भाजपा के सिर्फ 2 सीट थे। आज अगर आप देखेंगे, आज उनका जो इतना राज्य है, वह दिन भी दूर नहीं था जब बीजेपी के सिर्फ 2 सीट थे। तो ऐसी बात नहीं है कि सीटों से जो है किसी पार्टी की अहमियत का आकलन किया जाए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सीट जो है वो डिसाइड करते हैं कि पार्टी कितनी अहम है, कितनी अहम नहीं है, या फिर उनकी विचारधारा कितनी अहम है, कितनी अहम नहीं? अभय जी, देखिए, विचारधारा अहमियत रखती है, सीट नहीं। हाँ। ठीक है, कभी बीजेपी पीछे थी, हो सकता है भविष्य में कांग्रेस भी आगे आए, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा से समरसता बढ़ रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में आ कैसे लोग रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बताइए आप। कमल हसन, जो कहते हैं कि चोल साम्राज्य हिंदू था ही नहीं, जिन्होंने शिव मंदिर बनाए इतने बड़े बड़े। उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब अपना सोच है उनका। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं ना कि आप कुछ भी बोलें, आप कुछ भी बड़बड़ाएं। जो हिंदू नहीं है आप उसे कुछ और बता दे, कह दे कि वो हिंदू के भी आप देखेंगे एक बड़ा संख्या भारतीय जो है, जो फॉलोअर है उनके, कमल हसन के। तो क्या वो इसका समर्थन करते हैं कि चोल साम्राज्य हिंदू नहीं था? वो इतिहास उठा के पढ़े एक बार, उस पर आकर के रजनीकांत ने उन्हें पढ़ाया था। आप जा करके आज भी ट्विटर पे देख लीजिए। समझ रहा हूं, हाँ। और मेधा पाटकर आ रही हैं, मेधा पाटकर को आप जानते ही हैं, उनका भी एक फैन बेस है। उनका भी एक फैन। देखिए, आ कौन रहा है? आपने कहा कि
ऐसे लोग आ रहे हैं जो बहुत ही गरीब तबके से हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ठीक कि है, कमल हसन के साथ सिर्फ अमीर जुड़े हुए हैं, उनके साथ गरीब भी जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं हाँ। कि उनके साथ गरीब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आ कैसे लोग रहे हैं। ऐसे लोग रहे हैं जो वाकई में भारत को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी सोच जो है वो भारत को जोड़ने वाली नहीं है। चाहे कमल वो हसन ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे एक अलग राज्य चाहिए। कमल हसन को मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा, मैं ये बता रहा हूँ कि उनके तथ्य जो हैं वो कितने गलत हैं। मेधा पाटकर, स्वरा भास्कर और एक और पूर्व आईएएस ऑफिसर जिनका नाम मैं फिलहाल नहीं लेना चाहूँगा, जो अटल जी के समय में कश्मीर में पोस्टेड थे और जिनकी किताब आई है अभी रिसेंट में, और उन्होंने उसमें आईएसआईएस की तारीफ़ की। आईएसआईएस जो कि एक आतंकवादी संगठन है, यहाँ तक कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है, अपनी उस किताब में ये चीज़ लिखा है कि जो है जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ जो हुआ था वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने सीधे से बताया कि इस तरीके से ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने फैक्ट को अपनी किताब में छुपाया है, और ये बात कोई आज की नहीं है। आप जाइए उस किताब को पढ़ लीजिए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज कि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो ऐसी चीज़ों को समर्थन कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा उनका है। विचार है, वो समर्थन करें या विरोध करें। राहुल गांधी तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में स्पेशली गांधी परिवार, चलिए मेरा आपसे प्रश्न है, गांधी परिवार ने जो भारत के महापुरुष थे, जैसे आप भगत सिंह कह दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद कह दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह लीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कह लीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को कह लीजिए, या फिर अशफाक उल्लाह खां को कह लीजिए, जितने भी भारत के जो है महानुभूति थे, क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार के पीछे या फिर गांधी परिवार के प्रकाश तले वो दब गए, या फिर इनको ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया गया, उनके प्रज्वलित या फिर उनकी रोशनी पे जो है पर्दा डाल दिया गया? आपको ऐसा लगता है अजय जी? जी बिल्कुल नहीं। आज़ादी के पहले का जो कांग्रेस था उसमें केवल जो है गांधी परिवार के लोग शामिल नहीं थे, उसमें बाबा साहेब तो आपको लगता है कि आज़ादी के बाद की जो सरकारें रही हैं उन्होंने उनको जो है दबाया है? बिल्कुल दबाया। जी बिल्कुल दबाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस दल छोड़ के जो है, जिनका कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है, वो जो है भाजपा को ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो प्रतिभा थी, जो नेतृत्व की क्षमता थी, उसे केवल और केवल परिवारवाद के कारण जो है दबा दिया गया, उसका दमन किया गया। अरे ऐसे आप देखेंगे तो सिंधिया परिवार का भी इतिहास बहुत राजनीतिक रहा है, तो परिवारवाद में मत जाइए। परिवारवाद हर प्रोफेशन में। आपने ही तो अभी कहा ना कि जो है इन्होंने जो है लोगों को दबाया है। आपको लगता है कि भाजपा ने महापुरुषों को उभारा है? जी बिल्कुल। आज आप देखिए कितने अनकहे ऐसे जो है नायक हैं इतिहास में, जिन्होंने आज़ादी की लड़ी, जो संथाल परगना, जो है बंगाल के ऐसे छिपे हुए जो है, मतलब जिनको इतिहास में नहीं लाया गया, आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें प्रकाश में ला रही है। और हमारे जो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन्होंने भी हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। और सुनिए, और दूसरी बात, नहीं पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। दूसरी बात, आप अगर देखिए कांग्रेस महासचिव का जो चुनाव हुआ है कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो कब हुआ है? अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले हुआ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है बनाया गया। क्या उससे पहले और जब ये 2014 का जो चुनाव हुआ उसके बीच की अवधि में जो है अध्यक्ष चुना गया? सोनिया जी की जो नेतृत्व की अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी थे, वो सदन में थे, कांग्रेस दल के नहीं थे, वो सदन में विपक्ष के मुख्य जो है नेता थे। अगर आप थोड़ा सा अपने तथ्यों को मजबूत करें तो वो आप सही कह रहे हैं। विपक्ष में, सदन के विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता थे। लेकिन क्या उसके पहले कपिल सिब्बल जैसे जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी कांग्रेस के माने जाते थे, क्या वो योग्य नहीं थे? लेकिन परिवारवाद की जो अवधारणा है उसकी वजह से ही जो है जो बड़े प्रतिभावान कांग्रेस में माने जाते थे वो दब गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप एक छोटा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री तक हर एक व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के दल का समर्थक है, उसमें जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर पहुंचने की जो है विकल्प होता है। विकल्प तो कांग्रेस के पास भी है, विकल्प वाली बात नहीं है। विकल्प है, लेकिन दमन के बाद विकल्प है। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, जय शाह, अमित शाह के सुपुत्र जय शाह का क्रिकेट इतिहास कितना रहा है और उनको बीसीसीआई जो है सौंप दी जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जय शाह को जो पद दिया गया है उनके पद संभालने के बाद कोई ऐसी जो है अव्यवस्था नहीं पनपी है जिनसे उनकी योग्यता पे प्रश्न उठाया जा सके, पहली बात। और दूसरी बात, आप क्रिकेटिंग लाइफ में कितना टाइम बिताए हैं कि आपको क्रिकेट का जो है सर्वा बना दिया गया भारतीय क्रिकेट का? जरूरी नहीं है कि हर आप कह रहे परिवारवाद नहीं है, मैं उस पर कह रहा हूँ।
आप ये बताइए हाँ। कि जरूरी नहीं है कि जो जिस क्षेत्र से आए उसे उस क्षेत्र के में यही बात विशेषज्ञ है। ही अगर दिया जाए। अगर अगर लेकिन अगर सुनिए, गांधी परिवार से लेकिन- हो तो परिवारवाद, और नहीं, यहाँ नहीं, हो तो नहीं, यहाँ परिवारवाद आप नहीं है। सुनिए, आप एक विकल्प हमें मुझे एक मामला बता रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के इतिहास को आजादी के बाद से लेकर मैं अब एक तक नहीं, देखिए। कई मामले बता सकता हूं बताइए आपको। आप बताइए। पंकज सिंह को देख लीजिए, पंकज सिंह को देख लीजिए, नोएडा पूरे क्षेत्र में जो छाए हुए हैं। तो अब भाजपा की तो नीति रही है कि एक घर से एक ही नेता होगा, तो फिर राजनाथ सिंह और पंकज सिंह साथ में कैसे? देखिए, सबसे पहली बात कि पंकज सिंह के पिताजी जो है वो माननीय राजनाथ सिंह जी जो है वो भारत के जो है रक्षा मंत्री हैं। ऐसे में, और दूसरी बात ये जान लीजिए कि उन्होंने विधायक का जो चुनाव लड़ा था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता। बात उसकी सुनिए नहीं है। पहले, बात यह है कि एक परिवार से दो नेता कैसे? व्यक्तिगत योग्यता भी कुछ चीज होती है ना। तो व्यक्तिगत योग्यता तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस में भी होती है। लेकिन ये बताइए कि राजनाथ सिंह जी ने कभी पंकज सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया किसी पद के लिए? यही तो है छिप कर काम करने का। आप कह रहे हैं व्यक्तिगत योग्यता कुछ होती है। हाँ। 140 करोड़ रुपए की जनसंख्या है हमारे देश की। तब तो अगर ऐसे ही आप देखेंगे तो इंटर के बाद रिसेंट का ही है, आप देख लीजिए कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ रुपए। नहीं, ठीक है आप इस पे हंस लीजिए। आपको इस पे भी हंसना चाहिए कि इंटर के बाद 12वीं होता है, और अमित शाह जी का बयान था। देखिए, और उसके बाद सुनिए, उसके बाद सुन लीजिए, ये बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये आपको पता होगा कि जबान फिसला हुआ था। हाँ, तो देखिए, और उसके बाद नहीं जबान फिसलना वही चीज है। उसके बाद रसिया में आप जाइए, रसिया में आलू डालकर सोना निकालना भी कुछ होता है? नहीं, अरे नहीं गलत देखिए। आलू डाल रसिया में नहीं आप एक मिनट हमारी बात नहीं, मेरी भी बात कंप्लीट करें। रसिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आप देख लीजिए, जब पहली बार गए थे रसिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रगान बजता है, लेकिन वो राष्ट्रगान को जो है सुन नहीं पाते या फिर नहीं सुनते, वो अपनी धुन में रहते हैं, क्योंकि उनको जो है अब जो भी है कि अपना जो है आगे का कार्यक्रम करना होता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पुतिन याद दिलाते हैं कि आपके देश का राष्ट्रगान बज रहा है, उनको खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसी मानवीय गलती नहीं, ऐसी मानवीय तकनीकी खामी थी। मतलब राहुल गांधी करे तो वो जो है कि वो पप्पूगिरी, और दूसरा कोई करे तो ये नहीं। जानबूझकर किए गए कृत्य और अनजाने में किए गए कार्यों में जो है राहुल गांधी जानबूझ कर रहे हो, बाकी चीजें अनजानी, ये तो गलत चीज है। राहुल गांधी एक बात सुनिए, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, मैं कहता हूँ 5 बार होती है। राहुल गांधी जहां बोलते हैं कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। ये गए थे लंदन, ठीक है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा भारत की नहीं है, ये पश्चिमी अवधारणा है। इन्हें वहाँ हमारा एक IRS ऑफिसर जो है वो संविधान का पहला पेज ही पढ़ाता है, सिर्फ पहला पेज पढ़ा करके इन्हें ज्ञान देता है। इन्हें इतना भी नहीं पता है कि राष्ट्र की अवधारणा आई कहाँ से। इन्हें भारत का इतिहास, इन्हें भारत का भूगोल, इन्हें कुछ पता तो है नहीं, देखिए, और ये बात करते हैं। देखिए, राष्ट्र की जो अवधारणा है वो ऋग्वैदिक कालीन है, तो इतने पुराने इतिहास को नकार देना ये कांग्रेसी ही कर सकते हैं। और रही दूसरी बात कि चोलों को कहा जा रहा है कि वो हिंदू नहीं थे, तो वो जो मंदिर कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है कि चोल हिंदू नहीं थे। सुनिए पहले, अभी जो कांग्रेस के जो है बहुत प्रबुद्ध नेताजी ने कह दिया है कि जो है चोल हिंदू नहीं थे, तो वो जो मंदिर बना है तो क्या उसमें जो है पैगंबर जी का है या जो है ईसाई धर्म के जो है जीसस क्राइस्ट जी का है? बताइए। नहीं, आप ऐसा नहीं, देखिए पहली चीज मैं बता दूं, नहीं, इसको कांग्रेस पार्टी कहीं से भी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहती कि जो है कि चोल जो है वो हिंदू नहीं थे। पहली चीज, किसी एक नेता का बयान, एक पार्टी का बयान नहीं हो सकता। नुपुर शर्मा के क्षेत्र में आप देखेंगे भाजपा ने भी ऐसा कहा था। जी, मुझे 1 मिनट का जो है वक्त दीजिए। आप ये बताइए कि अभी कुछ ही देर पहले आपने अपने शुरुआती बीज वक्तव्य में ये कहा है कि जो है ये भारत सामाजिक रूप से टूट रहा था, जिसे राहुल गांधी जी जोड़ रहे थे। ये बताइए कि जॉर्ज पुनिया जी, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी तमिलनाडु के, वो ये कहते हैं कि वो जूता इसलिए पहनते हैं कि भारत की धरती पर भारत की धरती पर उनका पैर न पड़ जाए। ये पवित्र पावन जो है जागृत राष्ट्र जो है, जिसपे स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वैदिक ऋचाओं के जो रचयिता हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, उस पवित्र पावन धरती को जो है वो मलिन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जूता इसलिए पहनते हैं कि भारत की जो है धरती पर पाँव न पड़े। ऐसे लोगों को जो है राहुल गांधी ससम्मान अपनी यात्रा में जोड़ रहे हैं। यही तो भारत की विविधता है। नहीं, ये हर किसी को भारत में, हर किसी का भारत में जगह है। यही भारत की विविधता है, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। ये बताइए, गलत, ये विविधता ये नहीं है। हर कोई अपने विचार रख सकता है। नहीं, लोकतंत्र में हर कोई अपने विचार रख सकता है। ये उनका अपना विचार है, ये आपका अपना विचार है। अपना विचार आप थोप नहीं सकते। सुनिए पहले सर, अभय जी रुकिए, मैं बताता हूँ।
हूँ, सुनिए। विविधता का जो सच्चाई में अर्थ होता है, पहले आप ये समझिए कि विविधता होती क्या है। विविधता ये होती है कि जितने भी समुदाय हैं, जैसे आप पूर्वोत्तर का एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि वहाँ पर अनगिनत जनजातियाँ हैं और उन हर एक जनजातियों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और अपने रीति रिवाज हैं, लोक नृत्य हैं, लोक कथाएँ हैं। लेकिन वे जनजातियाँ एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती, समानांतर चलती रहती हैं। नहीं, हस्तक्षेप करती है, इसीलिए विवाद होता है। नहीं, सुनिए पहले। संस्कृतियां जब टकरा, राज्य के सीमाओं के कारण संस्कृतियां टकरा रही वहाँ, पहली बात तो ये। और दूसरी बात आप सुनिए मेरी बात, प्राचीन काल से लेकर, अगर आप इतिहास के आप अभ्यर्थी भी रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि हिंदू धर्म के समानांतर बौद्ध, जैन और उसके बाद इस्लाम आया, उसके बाद ईसाईयत भारत में आई, सब एक साथ पनपे हैं। तो यहाँ जो हमारी गंगा, आपको लगता है कि सनातन धर्म में शशांक ने जो बौद्ध वृक्ष कटवा के गंगा में फिकवा दिया था, समझ रहे हैं, बौद्ध वृक्ष कटवा के, आज मूल बौद्ध वृक्ष हमारे पास नहीं है। तो क्या आप एक उदाहरण से सनातन को जो है मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इस्लामी शासकों ने न जाने कितने हिंदू मंदिर गिरवाए हैं। नहीं, सलेश जी विवाद आज तक मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब समझिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों के आक्रमण की बात की जाती है, जिसकी अभी तक जो है उस पर चर्चा चलता है, नहीं मिला है, उस पर चर्चा चलता है। लेकिन लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, नहीं, पूरी बात सुनिए। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, किलों का हंता, ठीक है। उसको सिंधु घाटी सभ्यता के विखंडन से जोड़ के देखा जाता है। पहली चीज सुनिए, लिंग पूजन का दोहन करने वाला, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, शशांक का मैंने उदाहरण दिया कि शशांक ने किस प्रकार से बौद्ध वृक्ष को कटवाकर जो है वो गंगा में फिकवा दिया था। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक ही चीज नहीं है। उसके बाद आप देखिए इनको, पुष्यमित्र शुंग को देखिए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को जो है तमाम प्रकार की स्तूपों का जो है खंडन करवाया और उनका जो है वो कराया, और कहते हैं कि मैं जो हूं मैं प्योर ब्राह्मण हूं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन उस समय इस्लाम भारत में नहीं था, तो उस समय डिस्क्रिमिनेशन आप जो देखते हैं वो जो कार्मिक रूप था वर्ण व्यवस्था का, उसको जातिगत स्वरूप दे दिया गया और एक जाति के कुछ समुदाय को ले जाकर नगर के एक ऐसे किनारे पे बसा दिया गया कि अगर वो नगर में प्रवेश करता था तो उसको ढोल पीट कर अंदर आना पड़ता था ताकि कोई उसे छू न सके। तो नहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा हर समाज में होता रहता है। फिलहाल चलिए छोड़िए, देखिए अब जो है अब चर्चा यहीं पर जो है खत्म करते हैं हम लोग। जो होना था हो चुका है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर किसी दिन फिर डिस्कशन करेंगे। वैसे डिस्कशन बहुत अच्छा था। अजय जी, अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।